जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए दिन में, एक नए ब्लॉग में। आज हमारी डोली यात्रा का चौथा दिन है और कल डोली फाटा से चलकर गौरीकुंड आई हुई थी। कल रात्रि विश्राम हम सबका गौरीकुंड में था। तो काफ़ी ठसाठस भीड़ में मैं भी आकर सेट हो चुका हूँ। इतनी भीड़ की मुझे आदत नहीं है, लेकिन क्या करूँ, डोली यात्रा के साथ अगर चलना है तो ये भीड़ का आपको आदी होना पड़ेगा। मेरे पीछे आर्मी का 6th ग्रेनेडियर्स बैंड है जो पूरे रास्ते में ऊखीमठ से लेके केदारनाथ तक आपको सुनाता है, जो आपकी सारी थकान को, सारी दर्द को तुरंत हर लेता है। वो बैंड यहाँ पर आकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, उनका रिहर्सल भी पूरा हो चुका है और पीछे गौरा माई मंदिर में डोली भी तैयार हो चुकी है और डोली की आरती चल रही है। और उसके बाद फिर इस बैंड के साथ डोली हमारे साथ चलेगी यहाँ से केदारनाथ के लिए। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और देखिए आगे और क्या होता है यहाँ पर। हर हर महादेव। तो अब मुख्य पुजारी जी का आगमन हो चुका है गौरा माई मंदिर में और आप ये सामने देख सकते हैं कि पुजारी जी जा रहे हैं। पुजारी जी अब मंदिर की तरफ जा रहे हैं और फिर अब यहाँ होगी आरती और आरती के बाद डोली का प्रस्थान आज गौरा माई मंदिर यानी कि गौरीकुंड से होगा केदारनाथ धाम के लिए। दिन के 8:30 बज रहे हैं और अब पूजन अर्चन के बाद डोली यहाँ से प्रस्थान कर चुकी है केदारनाथ धाम के लिए। पीछे आप देख सकते हैं डोली मंदिर से निकली है और अब हम केदारनाथ धाम की तरफ चल। गौरीकुंड से जब आप केदारनाथ की चढ़ाई शुरू करते हैं तो आपको कुछ इन्हीं तंग गलियों से अपनी यात्रा को शुरू करना होता है और ये काफ़ी खड़ी चढ़ाई होती है।
गौरीकुंड से चले हुए हमें लगभग 20 मिनट हो चुके हैं और लगभग 800 मीटर का सफ़र हमने तय कर लिया है। चढ़ाई काफ़ी टफ है और शुरुआती चढ़ाई तो बहुत ही ज़्यादा टफ है। मैं जब चला था तो मैंने फुल स्लीव का हुडी पहन रखा था और इतनी ही दूर चलने में पूरा पसीने से तरबतर हो गया हूँ। मैंने उसे उतार दिया, फिर से एक बार हल्की टी शर्ट के साथ मैंने चलना शुरू कर दिया है और गौरीकुंड का जो मुख्य द्वार है वो पीछे छूट गया। अब यहाँ से केदारनाथ की एक्चुअल चढ़ाई शुरू होती है। तो दोस्तों अभी हम गौरीकुंड से बहुत दूर नहीं आए हैं, मैक्सिमम 1 किलोमीटर, और यहीं से दाम इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। जहाँ गौरीकुंड में हमें ये बॉटल 30 रुपए की मिलती थी, यहाँ आते आते इस बॉटल की कीमत 50 हो चुकी है और जैसे जैसे हम चढ़ते जाएंगे दाम चढ़ता जाएगा। ये जो 6 महीने के लिए बंद रहता है केदारनाथ, ये दुकानदार कोशिश करते हैं कुछ 6 महीने की भी कमाई इन्हीं 6 महीनों में हो जाए। चलते हुए लगभग 1.5 घंटे हो चुके हैं और हमने लगभग 2-2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस भी तय कर लिया है। अभी तक की जितनी चढ़ाई थी वो काफ़ी खड़ी चढ़ाई थी और जब आप लगभग 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ये एक प्लेन सरफेस मिलता है जहाँ पर लोग आकर रेस्ट करते हैं। यहाँ पर कीड़ा ककड़ी पानी जो कुछ आपको चाहिए हो, इनकी दुकानें लगी हुई होती हैं, तो आप यहाँ पर खा पी के थोड़ा बहुत रेस्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ से अपनी आगे की यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों लगभग 2.5 घंटे की यात्रा करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं भैरव मंदिर, जो कि चीरबासा में स्थित है। चीरबासा केदारनाथ जी की यात्रा का एक महत्वपूर्ण बिंदु है और यहाँ पहुँचने के बाद आप लगभग गौरीकुंड से 2.5 किलोमीटर की दूरी पूरी कर चुके होते हैं। कोशिश करने वालों की कोशिश बेकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं डोली से पिछड़ गया था और मुझे लग रहा था कि शायद मैं डोली को नहीं पाऊंगा, पर मैं लगातार चल ही रहा था, मैं रुका नहीं कहीं। छोटा मोटा मैंने रेस्ट लिया और लगातार अगर कोशिशें आप करते रहें तो सफलता निश्चित मिलती है। और सफलता आज के डेट में और अभी के वक्त में यही कह सकता हूं कि मैं डोली के पास पहुंच गया हूं। ये देखिए घोड़ा मंदिर के लिए घोड़ा और एक बार फिर से मेरा ऑल टाइम फेवरेट 6th ग्रेनेडियर बैंड और उसकी म्यूजिक हमारे साथ। और अब रास्ता आसान होगा, ये देखिए। डोली हमसे एक सीढ़ी ऊपर है और क्योंकि मैं पानी पीने के लिए रुक गया था और अभी थोड़ी देर में फिर से एक बार मैं डोली को ज्वाइन कर लूँगा और आज डोली के साथ ही मैं पहुँचूँगा केदारनाथ धाम। तो हम नीचे गौरीकुंड से लगभग 7 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से रामबाड़ा की दूरी 1 किलोमीटर और है और केदारनाथ की दूरी लगभग 10 किलोमीटर। छोटी लिंचोली 2.5 किलोमीटर और लिंचोली 5 किलोमीटर। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये केदारनाथ यात्रा के दौरान
आपको बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट समझ में आएंगे, क्योंकि इन स्थानों पर जब आप पहुँचते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कितना ऊपर आ चुके हैं और अभी कितनी दूरी तय करनी आपको बाकी रह गई है। तो अभी रामबाड़ा मैं लगभग आधे पौने घंटे में पहुँचूँगा, क्योंकि 1 किलोमीटर है और यहाँ की चढ़ाई काफ़ी टफ है, काफ़ी खड़ी है। तो प्लेन तो बहुत मुश्किल से मिलता है, नहीं तो लगातार आपको चढ़ते ही जाना है। डोली में से थोड़ी सी आगे निकल चुकी है, फिर मैं कोशिश करता हूँ कि लगातार चलता रहूँ और शायद फिर मैं डोली को एक बार फिर से पा जाऊँ और फिर डोली के साथ यात्रा करूँ। आ जाओ, चलो हम चलते हैं, धीरे धीरे चलेंगे। और एक बार फिर हम डोली के साथ जुड़ चुके हैं। ये आप मेरे नीचे देख सकते हैं, वहाँ एक विश्राम स्थल बना हुआ है और ये कुछ चिन्हित विश्राम स्थल होते हैं जहाँ पर डोली के साथ आए लोग और डोली विश्राम करती है। मुझे लग रही थी थोड़ी सी बारिश की संभावना, और निश्चित है कि बारिश तो होगी ही होगी। मैं घर से रेनकोट लेकर नहीं आया था तो मैंने यहाँ पे ले लिया। रेनकोट मुझे मिला 200 का। थोड़ा दुख हो रहा था, लेकिन वहीं बगल में राइट हैंड पे एक बोर्ड मुझे दिखा जिससे पता चला कि अब यहाँ से केदारनाथ की दूरी मात्र 6 किलोमीटर और रह गई है। इस समय दोपहर के 1 बज रहे हैं और 8 बजे से हम चले थे, तो यानी कि 5 घंटों में हमने 10 से 12 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो ये एक अच्छा एवरेज है। अभी डोली भी हमसे 5 मिनट के ही आगे है, तो कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा बढ़ के चलें तो डोली के साथ ही मंदिर पहुँचेंगे। भाई यहाँ पर हो रही है ठीक ठाक बारिश, और ये बारिश ही नहीं है, इस बारिश ने ओले पड़ने के हमारी सारी उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। बारिश के साथ बर्फ़ के छोटे टुकड़े तो गिर रहे हैं, पर वो स्नोफॉल जो होनी थी वो अब नहीं हो पाएगी। और ख़ास बात और संयोग की बात ये है कि पिछली बार मैं इसी सेट में पहुंचा था जब बारिश हुई थी, और इस बार फिर से इसी सेट के पास पहुंचा हूं तो बारिश हुई है और बारिश काफ़ी तेज़ है। आप सेट में देखिए कितने लोग आकर इकट्ठा हुए हैं। रेनकोट के बस के बाहर की बारिश है ये। 20 मिनट से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, बारिश हो ही रही है। हाँ, ये है कि पहले की अपेक्षा अभी बारिश में थोड़ी सी कमी आई है। तो अब हम बहुत रुकते नहीं हैं, क्योंकि हमने रेनकोट पहना है, थोड़ा सा भीगेंगे। और अब हम अपनी यात्रा को शुरू कर चुके हैं। देखते हैं कब पहुंचते हैं, क्योंकि जितना रुकेंगे उतना शाम और होता जाएगा, ठंडक बढ़ती जाएगी और ठंडक ठीक ठाक लग रही है। तो रास्ते भी काफ़ी हद तक खाली हो गए हैं। जो रास्ते घोड़ों की गंदगियों से पटे पड़े थे वो भी काफ़ी हद तक साफ़ हो गए हैं। और रास्ता आप देखिए लगभग सन्नाटा है, क्योंकि लोग पीछे जहाँ कहीं उनको शेड वगैरह मिले हैं वो वहाँ रुके हैं। पर मैं रुकते रुकते काफ़ी बोर हो गया हूँ और अब मैं अपनी यात्रा को कंटिन्यू करने चल रहा हूँ। हम फोन करें उठा नहीं रहे। वहाँ से भी निकल के आके 2 लोग से फटेंगे। वहाँ से भी निकल गया। बहुत देर तक चलने के बाद ये बोर्ड दिखा है जिस पर लिखा है कि केदारनाथ अभी 4 किलोमीटर दूर है और बेस कैंप 2.5 किलोमीटर। चलते हैं, क्योंकि अब जब यात्रा शुरू कर ही दी है तो अब 4 नहीं 40 होगी तब भी पूरा करना ही होगा। पर अगर ये बारिश बंद हो जाती तो शायद रास्ता थोड़ा सा सुगम हो जाता।
तो अभी हल्की बारिश चल ही रही है, इसलिए अभी मैंने रेनकोट नहीं उतारा है। ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है और आप मेरे पीछे ये बड़ा ग्लेशियर का हिस्सा देख सकते हैं। लगभग 15-20 दिन, 1 महीने ये ग्लेशियर रहता है। तो अगर आप शुरुआती दौर में दर्शन करने आते हैं तो आपको इस ग्लेशियर के बीच से होकर आना पड़ता है। पूरी तरह से बंद हो चुकी है, मौसम सूख चुका है और चलने में मज़ा भी आ रहा है, बट ठंडक बहुत भयंकर है। अभी मैं पहुंचा हूं रुद्रा पॉइंट पर, जो कि राजकीय चिकित्सा इकाई है। अगर यात्रा के दौरान आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन आती है फिज़िकली, तो आप यहां पर आ सकते हैं। आपका निःशुल्क चिकित्सा की सारी सुविधाएं आपको यहां पर मिलेंगी और फिर आप अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू कीजिए। और यहाँ आने के बाद मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, हवा काफ़ी तेज़ चलने लगती है और हवा जो चल रही है वो एकदम समझिए कि आपके डिफ्रीज़र से आ रही है। मैं आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ, पूरा एकदम डिफ्रीज़र वाला ही व्यू है। ये देखिए, हमें चलते हुए लगभग 8.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और अब इसमें मैं आ गया हूँ केदारनाथ से पहले पड़ने वाला बेस कैंप, जो एरिया कहा जाता है वहाँ पर। यहाँ जब आप पहुँचते हैं तो आपको चारों तरफ ये तमाम कैंपिंग के टेंट्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आप 400, 500, 600, 800 रुपये देकर पर पर्सन के हिसाब से रह सकते हैं। और यहाँ पे सरकारी टेंट्स भी हैं GMBN के, जिनका मैं 400-500 रेट बता रहा था। बाकी प्राइवेट वाले हैं वो 700-800 तक ले लेते हैं। वो आपकी बार्गेनिंग और आपकी सेटिंग पर है कि आप कितने में बार्गेन करके सेट कर लेते हैं। पीछे नंदी बेस कैंप था, फिर ऐसे करके तमाम नाम दिए गए हैं बेस कैंप्स को, और वहाँ पे सारे लोग अपनी कैंपिंग करते हैं। अभी आप ये देखें तो कैंप्स के बोर्ड अभी आ ही रहे हैं, क्योंकि यात्रा कल से शुरू होगी ऑफिशियली। तो ये धीरे धीरे चीज़ें रेडी हो जाएंगी और फिर ये सारे कैंप भरे हुए होंगे। इन्हीं में गवर्नमेंट के और नॉन गवर्नमेंट ये दोनों। और इसके बाद जब आप आगे जाते हैं तो हेलीपैड पड़ता है केदारनाथ का, और उसके बाद फिर आपको दर्शन होंगे केदारनाथ धाम के। आगे ले जाके फिर वापस जाके वहीं छोड़ेंगे ना। तो अगर आप केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं और आप किसी तरह से शारीरिक रूप से अक्षम हैं, तो आप ये पालकी के साथ भी यात्रा कर सकते हैं। इस पर कोई किसी के ऊपर बोझ बनने वाली बात नहीं है। ये 4 लोग हैं, एक दूसरे का सहयोग करके ये पालकी चलाते हैं। ये आपके वजन के हिसाब से चार्जेस लेते हैं। लगभग अधिकतम ये आपसे 10 से 11 हज़ार रुपये ले लेते हैं गौरीकुंड से ऊपर केदारनाथ तक लाने के लिए, और ऊपर से नीचे ले जाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। अगर आपका वजन कम है तो आपको कुछ कम पैसे देने पड़ते हैं, और इनके ऊपर आप कोई बोझ नहीं। अगर आप आते हैं तो इससे इनका भी परिवार चलता है, इनकी भी आजीविका चलती है, तो इसको कोई बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। आप आते हैं तो इस यात्रा का भी आनंद ले सकते हैं और बाबा के दर्शन कर सकते हैं। ठीक है। मैं हूँ इस समय केदारनाथ की यात्रा पर, और मैं थोड़ा सा घोड़े से भी यात्रा कर रहा हूँ। घोड़े से यात्रा करना कुछ लोग बुरा कहते हैं, लेकिन मैं इसको बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि महादेव चाह रहे हैं तभी आप घोड़े पे बैठे हैं। वो चाहते तो आपको हेलीकॉप्टर का टिकट करवाते या फिर आपको कोई और व्यवस्था बनाते। कहते हैं कि रातें कटती नहीं, दिल भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता चलता नहीं, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी एक खिलौना है। तो अगर हम घोड़े पे बैठ रहे हैं तो महादेव की इच्छा है। आप आते हैं तो इन घोड़ों के भी भरण पोषण की व्यवस्था होती है, और साथ ही साथ जो भाई लोग चलाते हैं उनका भी परिवार इससे चलता है। तो घोड़े पे चलना कोई बुरा नहीं है। अगर आप दर्शन करना चाहते हैं और आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं तो आप घोड़े से यात्रा कर सकते हैं, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। जब आप नंदी बेस कैंप से थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो आपको यहाँ पर एक और मेडिकल कैंप दिख जाता है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है, और यहाँ पर सभी तरह
दोस्तों, इस बार केदारनाथ यात्रा पर जो भी लोग आ रहे हैं उनको जब भी गर्भगृह के दर्शन करने होंगे, बाबा केदार के दर्शन करने होंगे, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन के बाद वो आते हैं तब भी उनको यहाँ पर एक टोकन पर्ची कटवानी पड़ती है दर्शन के लिए। और इस पर्ची पे बाकायदे लिखा होता है कि आपको कितने बजे से कितने बजे तक के बीच में जाकर लाइन में लगना है। इससे थोड़ी सी पहले की अपेक्षा व्यवस्थाएँ ठीक हुई हैं, दर्शन करने में थोड़ा कम समय लग रहा है, फिर भी 5 से 6 घंटे तक का वेटिंग हो रहा है।
आखिरकार बाबा केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं और भक्तों का पहला जत्था बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश कर चुका है। हज़ारों हज़ार भक्त इस समय लाइन में लगे हैं, जो कि अगर हम एक के पीछे एक लगाकर खड़े करें तो लगभग 4 से 5 किलोमीटर लंबी लाइन हो सकती है। फिलहाल में 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन है और ये 6 महीने का लंबा जो इंतज़ार था, वो इंतज़ार इस लाइन के सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि भक्तों का जो जोश है वो देखने लायक है। मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पर भी हज़ारों भक्त कतारबद्ध खड़े हुए हैं बाबा की एक झलक पाने के लिए, पर मंदिर के बाहर से ये मुमकिन नहीं है। फिर भी भक्तों का जोश आप यहाँ से देख सकते हैं कि कपाट खुलने के ही दर्शन करके वो अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर वो सुबह 5 बजे से ही लाइन में लगे हुए थे कि उनको दर्शन मिल जाए और कपाट खुलने के दौरान वो उस दृश्य को देख पाए। तो जो भक्त यहाँ पर लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उन्होंने इस दृश्य को देखा और ये वाकई दृश्य बहुत ही लाजवाब होता है, बहुत ही मनमोहक होता है जब 6 महीने के लंबे अंतराल के बाद बाबा के कपाट खुलते हैं। और अब अगले 6 महीने तक लगातार बाबा के कपाट खुले रहेंगे आप सबको दर्शन देने के लिए। तो आप सब जहाँ से भी हों आप आ सकते हैं और आप यहाँ पर बाबा के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों इस समय मैं पिट्ठू की सवारी कर रहा हूं और अगर आप केदारनाथ आते हैं और गौरीकुंड से आप पिट्ठू करना चाहते हैं तो ये वज़न के हिसाब से, जैसे अगर बच्चा छोटा है हल्का है तो 3000 रुपये से लेकर, अगर आपका वज़न ज़्यादा है 80, 85, 90 किलो तक तो वो आपका लगभग 8000 रुपये तक का चार्ज करते हैं। और ये आपको सीधे लेकर आते हैं यहाँ केदारनाथ बाबा के बिल्कुल सामने। आप देख सकते हैं जैसे कि जहाँ तक मैं जा रहा हूँ वहाँ तक ये और यात्रियों को भी लेकर जाते हैं और मेरे बिल्कुल पीछे है केदारनाथ बाबा का वो मंदिर। शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं 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 शिव शंभो मैं हूँ इस समय केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल पीछे और मेरे पीछे दिखने वाली ये वही भीमशिला है जब केदारनाथ में जल प्रलय आया था और उन पहाड़ियों से बड़े पत्थर और मलबे पानी के साथ नीचे आ रहे थे और यहाँ सब कुछ नष्ट हो गया था। तो ये भीमकाई पत्थर भी वहाँ से ढुलकता हुआ यहाँ तक आया और बिल्कुल आके मंदिर के पीछे स्थापित हो गया, जिसकी वजह से पीछे से आने वाला मलबा और पानी डायरेक्ट मंदिर को हिट नहीं कर पाया और जिसके कारण मैं कह सकता हूँ या आप कह सकते हैं या सब कहते हैं ये मंदिर आज भी सुरक्षित है। इस मंदिर की सुरक्षा करने के कारण ही इस शिला को भी यहाँ पर बेहद मान्यता मिलती है और इसका भी बेहद पूजन अर्चन होता है। इसे यहाँ भीमशिला के नाम से लोग पुकारते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म है कालड़ी, केरला में एक जगह है कालड़ी, वहाँ पे इनका जन्म हो और मात्र 32 साल की उम्र में इन्होंने सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा काम किया। 4 धाम 4 मठ और 12 ज्योतिर्लिंगों का पुनर्निर्माण इन्होंने कराया।
3 बार इन्होंने भारत का भ्रमण किया, भारत के लोगों को जोड़ा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण करके। तो लास्ट 32 साल की उम्र में यहाँ पर इनकी समाधि है और ये शिव स्वरूप विलीन हो गए थे। इनका शरीर तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन कहते हैं कि इनका शरीर लोगों ने देखा जाते कैलाश पर्वत पर जाते हुए देखा। शंकरम शंकराचार्य केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवंत पुनः पुनः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्तमस्यादिलक्ष्यम। एकम नित्यम विमलमचरम सर्वदीक्षा सबूतम, भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम नमामि।